बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सिविक्स का सेकंड लेसन संघवाद। इसको कराने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इससे पहले हमने जो फर्स्ट लेसन किया था सत्ता का बंटवारा, उसी को हम इस लेसन में आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा कि उस लेसन में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, और लास्ट में मैंने क्या बताया था कि जो बेल्जियम है उसमें जो शासन का रूप था या जो राजनीतिक व्यवस्था लास्ट में हमने देखी वो बिल्कुल भारत से मिलती जुलती है। लेकिन अगर हम ये बोले कि बेल्जियम में संघात्मक शासन शुरू से ही था तो वो गलत होगा, क्योंकि बेल्जियम में 1993 से पहले संघात्मक शासन नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारें तो थी, लेकिन केंद्र सरकार का दबदबा किस पे था? राज्य या प्रांतीय सरकारों पर। तो हम ये नहीं कह सकते कि बेल्जियम में संघात्मक शासन था। बेल्जियम में संघात्मक शासन आया, लेकिन वो कब आया? 1993 में, जब संविधान में उसको लिखित रूप से उसका प्रावधान किया गया। ठीक है, अभी हम इस लेसन पे आते हैं। जो हमारा मुख्य मुद्दा है ये है संघवाद। सबसे पहले आपको संघवाद का मतलब समझ में आना चाहिए कि संघवाद है क्या। ये देखिए, जो वाद शब्द होता है उसका मतलब होता है विचार, संघ मतलब होता है संगठन। ठीक है, तो संघवाद का मतलब क्या होगा? एक ऐसा विचार जिसमें संगठन के बारे में बात की जाए। दोबारा से बता देती हूँ, संघवाद शब्द को अगर हम इसका अर्थ देखेंगे तो हमें इसके जो पीछे शब्द दे रखा है वाद, उसका मतलब समझना होगा। देखो, कई शब्दों के पीछे वाद लिखा होता है। ठीक है, वाद का मतलब होता है विचार, और संघ का मतलब होता है, संघ मतलब संगठन। तो संघवाद, संघवाद का मतलब क्या हो गया? ऐसा विचार जिसमें संगठन के बारे में बात की जाए। अब आती है इसकी डेफिनेशन, मतलब परिभाषा। संघवाद होता क्या है? शासन के विभिन्न स्तरों में ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ये जो ऊर्ध्वाधर शब्द आया है, ये आपको याद होगा, इससे पहले वाला जो मैंने लेसन कराया था उसके आखिर में मैंने ये वर्ड यूज़ किया था। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे, मतलब पहले बड़ा स्तर, फिर उसके छोटा लेवल, फिर सबसे छोटा लेवल। तो शासन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्ध्वाधर बंटवारा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शासन मतलब सरकार होता है, कि सरकार में शक्तियाँ कैसे बटी होगी? पहले सबसे ऊपर बड़ा स्तर, फिर उसके नीचे वाला स्तर, फिर उसके नीचे वाला स्तर। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर क्या है? केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, और उसके नीचे हमारी छोटी छोटी नगर पालिका हो गई, जैसे पंचायत हो गई, छोटी छोटी स्थानीय सरकारें हो गई। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब क्या होता है, या ऊर्ध्वाधर बंटवारे का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो संघवाद का मतलब क्या हुआ? शासन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, अब संघात्मक शासन को समझाने से पहले मैं आपको संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, एकात्मक शासन जो होता है वो संघात्मक शासन का बिल्कुल विपरीत है, उसका उल्टा है। अगर आप इन दोनों में अंतर अच्छे से समझ लोगे तो आपको दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो संघात्मक शासन होता है वो किन किन देशों में है। देखो, भारत में, अमेरिका में और बेल्जियम, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था पहले वाले लेसन में। तो भारत, अमेरिका और बेल्जियम, इन देशों में क्या है? संघात्मक शासन है। इसके अलावा एकात्मक शासन कहाँ पर है? श्रीलंका और ब्रिटेन और रूस, इन तीनों देशों में क्या है? एकात्मक शासन है। अब हम आते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। संघात्मक शासन में क्या होता है? शासन के दो या दो से अधिक स्तर। जो संघात्मक शासन होगा वहाँ पर जो शक्तियाँ होती है, जो पावर होती है, वो किसी भी एक सरकार या किसी एक अंग के पास केंद्रित नहीं होती, मतलब इकट्ठी नहीं होती, वो शक्तियाँ बटी होगी। शासन के दो या दो से अधिक स्तर, जैसे भारत में क्या है? केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, और बहुत सारी छोटी छोटी स्थानीय सरकारें हैं। तो शक्तियाँ ना तो केंद्र सरकार के पास सारी है, ना राज्य सरकार के पास सारी है, और ना ही छोटी छोटी स्थानीय सरकारों के पास है। उन शक्तियों को हमने बांट दिया है। और बांटा क्यों है? देखो, जब भी सारी शक्तियाँ किसी एक हाथ में केंद्रित होती है या किसी एक के पास आती है तो वो काम कभी भी अच्छे से नहीं हो सकता। जब हम शक्तियों को बांट देंगे तो वो काम भी अच्छे से होगा, और हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो भी पूरा हो जाता है। तो क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश का मतलब लोगों का शासन, जहाँ पर हमारे नेता को हम खुद वोट डाल के चुनते हैं। तो ऐसे देशों में जहाँ पर बहुत सारी विविधता है, आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं, तो भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है।
और अगर इतने बड़े देश में किसी एक सरकार को ही सारी शक्तियाँ दे दी जाएगी तो हम शासन को चला ही नहीं सकते, असंभव है। और अगर हमने चला भी दिया तो वो अच्छे संगठित तरीके से नहीं तरक्की कर पाएगा, ठीक है। फिर हमारा मेन दूसरा पॉइंट आता है, केंद्र सरकार राज्यों को खास आदेश नहीं दे सकती क्योंकि शक्तियाँ बटी होती है। केंद्र सरकार को अलग शक्तियाँ मिली है, राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ मिली है। तो इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को कोई भी खास आदेश नहीं दे सकती, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारा, राज्यों के पास अपनी शक्तियाँ, इसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं। केंद्र सरकार के पास अपनी शक्ति है, राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति है, लेकिन राज्य सरकार अपनी शक्तियों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये देखिए, जवाबदेह का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर मैंने ये काम गलत किया तो मुझे उसको जवाब देना होगा, मैंने ये काम ऐसे किया तो मुझे उससे जवाब देना होगा। जवाबदेह का मतलब क्या होता है कि हमारी किसी के प्रति जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। ये तो मैंने व्यक्ति की बात की। अगर हम सरकारों के संबंध में देखेंगे तो क्या होता है कि राज्यों के पास जो अपनी शक्तियाँ होती है वो अपनी शक्तियों को अपने तरीके से यूज़ कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। उसके लिए उसको केंद्र सरकार को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जवाबदेह नहीं है, उसके प्रति वो जिम्मेदार नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, ये मतलब है इसका। फिर हमारा आता है, सभी स्तरों की सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह। सभी स्तर मतलब चाहे केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, चाहे छोटी छोटी स्थानीय सरकारें हैं, वो किसके प्रति जवाबदेह होती है? जनता के प्रति। क्यों? क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक देश की जो मुख्य धुरी होती है वो जनता ही होती है। जनता के द्वारा ही हमारे नेता चुने जाते हैं और उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा एकात्मक शासन। संघात्मक शासन जो है उसी का विपरीत, या ये कहिए बिल्कुल उल्टा एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन में क्या होता है? देखो आपने इसमें क्या पढ़ा कि संघात्मक शासन में शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, ठीक है। तो एकात्मक शासन में क्या होगा? केवल एक ही स्तर होगा। जैसे कि श्रीलंका में था, एक ही सरकार थी, वही अपनी मनमानी करती थी, छोटी छोटी सरकारों पर या प्रांतीय सरकारों पर उसी का आदेश चलता था, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा? बाकी इकाइयाँ उसके अधीन कार्य करती है। एक ही स्तर की सरकार होगी और उसके नीचे जो बाकी सरकारें होगी, प्रांतीय सरकारें होगी, वो उसके नीचे काम करेगी। बराबरी का दर्जा नहीं होगा, वो उसी के आदेश को मानेगी और उसी के अनुसार कार्य करेगी। फिर हमारा तीसरा आता है, केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। देखो संघवाद में हमने क्या पढ़ा कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसमें आदेश दे सकती है क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। एक ही सरकार है, वही सत्ता में है, उसी के पास सारी पावर है। तो जो उसके अधीन इकाइयाँ हैं या जो उसके अधीन प्रांतीय सरकारें हैं, उसको केंद्र सरकार या जो भी एक सरकार बनी हुई है उसी की आज्ञा का पालन करना होगा, ठीक है। तो ये तो हमने किया है संघात्मक शासन और एकात्मक शासन के बारे में, इन दोनों के बीच अंतर। अब आता है हमारा कि संघात्मक शासन की विशेषताएं क्या होती है। पहला आएगा, मैंने आपको अभी बताया था, शासन के अधिक स्तर। संघात्मक शासन में क्या होता है? संघात्मक शासन में शासन किसी एक के पास केंद्रित नहीं होता, शासन के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, केंद्र सरकार के पास अलग शक्तियाँ होगी, राज्य सरकार के पास अलग शक्तियाँ होगी, और छोटी छोटी जो स्थानीय सरकारें होगी, जैसे हमारी पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, उनके पास अलग शक्तियाँ होगी। दूसरा, पृथक पृथक क्षेत्राधिकार। ये देखिए, इस शब्द का मतलब समझिए पहले। क्षेत्राधिकार, पृथक पृथक मतलब इनमें संघात्मक शासन में क्या होता है? सबका अलग अलग क्षेत्राधिकार होता है। जैसे मेरा काम ये है, मेरा काम जो है मैं उसको ही करूँगी, मैं किसी और के काम में हस्तक्षेप नहीं करूँगी, ठीक है। अब जैसे मान लो भारत है, भारत जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे दूसरा देश शुरू हो गया, तो हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? भारत तक ही तो है। जब हम उसकी सीमा पार कर देंगे तो दूसरी कंट्री आ जाती है, ठीक है। तो क्षेत्राधिकार कई तरीके से होता है, जैसे भौगोलिक क्षेत्राधिकार हो गया या सामाजिक क्षेत्राधिकार हो गया। इसमें हम बात कर रहे हैं उनके कार्य की, कि सबका अलग अलग काम होता है और वो एक लिमिट तक है, वो अपनी लिमिट के बाहर किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे केंद्र सरकार का कार्य अलग है, क्षेत्राधिकार का मतलब आप अधिकार से भी ले सकते हैं। राज्य सरकार का अधिकार अलग है, ठीक है, और अपने अपने कार्य क्षेत्र को वो अपने ढंग से करेंगे। तीसरा आता है हमारा क्षेत्राधिकार, संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित।
देखो, अगर हम किसी को वैसे ही बोल देते कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो कोई हमारी बात मानेगा? नहीं मानेगा ना। और ये तो हमारे देश की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिसको जो भी अधिकार दिया गया है, जिसका जो भी क्षेत्राधिकार है, उसको हमने किसी को बोल के नहीं बताया। हमारे देश में शासन चलाने के लिए हमने अपना संविधान बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और हमारे संविधान में एक एक बात, कौन क्या करेगा, कौन अधिकारी किस अधिकार का प्रयोग करेगा, किस सरकार के पास क्या काम होंगे, संघात्मक शासन के बारे में सब कुछ लिखित में है, मतलब उसमें लिखा हुआ है, और उसी के अनुसार हम अपने देश का शासन चलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सरकारों के जो क्षेत्राधिकार है, इनके जो अधिकार है या जो इनके जो काम है, वो लिखित है, संविधान में लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका। देखो, जैसे कि आपको पता है कि जब भी काम करने वाले अलग अलग स्तर पर काम होता है, काम करने वाले कई लोग होते हैं, तो झगड़े की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो इन सरकारों के बीच में ही किसी कार्य को लेकर या अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर झगड़े की संभावना बढ़ जाती है, तो उसका समाधान कौन करेगा? उसके लिए हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कर रखी है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, वो अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगा। इनके झगड़ों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और वो कैसे करेगा वो भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। उसको क्या करना होगा, संविधान की जो व्याख्या है उसके अनुसार, संविधान में जिस ढंग से शासन चलना चाहिए, और अगर उसके अनुरूप नहीं चल रहा है या दोनों के बीच झगड़ा हो गया, उस झगड़े का जो अगर समाधान करना है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए किसका सहारा लेगा? संविधान का। उसी के अनुसार अपने निर्णायक फैसला लेगा। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, वित्तीय स्वायत्ता। वित्तीय मतलब धन से संबंधित, स्वायत्ता मतलब आज़ादी। देखो, जैसा कि आपको पता है, चाहे सरकार केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन सरकारों को अपना काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता तो होगी। तो कभी ये सोचा कि इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? हमारे देश में इन सरकारों के लिए जो वित्तीय व्यवस्था कर रखी है वो क्या? राजस्व। राजस्व मतलब होता है कर या टैक्स। केंद्र सरकार को अलग विषय दे रखे जिनसे वो टैक्स लेगा, राज्य सरकार को कुछ अलग विषय दे रखे जिससे वो टैक्स लेगा, और उनमें उन मुद्दों या उन विषयों से संबंधित टैक्स लेना, फिर उस पैसे को अपने हिसाब से जनता के उस पर खर्च करना, जनता के कल्याण के लिए, ये आएगा इसमें वित्तीय स्वायत्ता में, ठीक है। उनको अपनी आज़ादी अपने अपने विषय पर। फिर हमारा आता है कि हमारे संविधान में 3 सूचियाँ दे रखी है, संघवाद से ही संबंधित है ये भी। एक है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। देश का शासन चलाने के लिए और उस प्रक्रिया को बहुत आसान बनाने के लिए क्या कर रखा है, काम का बंटवारा कर दिया। बंटवारा कैसे किया कि जैसे केंद्र संघ सूची है, तो संघ सूची में जो विषय दे रखे हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, ठीक है। और इस सूची में कौन से विषय होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण विषय है, जैसे प्रतिरक्षा का, बैंकिंग, संचार और मुद्रा का, विदेशी मामले, इनसे संबंधित फैसला कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। जैसे अभी कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी, 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए थे, तो वो फैसला, ये देखिए, वो विषय किस में आया? संघ सूची में आया, और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिला? केंद्र सरकार को मिला। तो जब ये नोटबंदी हुई थी, ये देखिए इसमें मुद्रा है ना, तो ये नोटबंदी का जो फैसला था वो किसने लिया था? केंद्र सरकार ने, लेकिन सबको मानना पड़ा था ना। अब हमारी दूसरी सूची आती है राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। इसके भी अलग विषय है, जैसे पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि और सिंचाई। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं, मैं मुख्य बता रही हूँ। इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य सरकार को है। फिर हमारा आता है तीसरा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या आएगा? शिक्षा, विवाह, वन और मजदूर संघ। संघ सूची में कानून बनाएगी केंद्र सरकार, राज्य सूची में कानून बनाएगी राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये विषय तो मैंने बता दिए कि इन विषयों पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसमें जो विषय है उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, इसमें जो विषय है उसमें समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बनाएगी। अब ये देखिए, इन तीनों सूचियों में भी कई ऐसे विषय हैं जो उस समय जब संविधान बना था तो जोड़े नहीं गए, वो बाद में आए हैं।
ठीक है। तो उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको मिलेगा? उन पे मिलेगा केंद्र सरकार को। तो ये हमारा लेसन पूरा होता है संघवाद। और एक चीज़ और बता देती हूँ, हमारी पूरी दुनिया में 193 देश है और 193 देशों में 25% देशों में है संघात्मक शासन, और उन देशों में कम से कम 40% जनसंख्या हमारी निवास करती है। ठीक है, याद रखना इसको भी। 1 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अगर जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो उसमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।